ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू रीडिंग नेम्ड एज इनकम टैक्स फॉर सीएफएल लेवल 1 एग्जामिनेशन, कस्टमाइज्ड रिकॉर्डिंग फॉर सीएफएल लेवल 1 एग्जामिनेशन। बेटे आज हम इनकम टैक्स की एक नई रीडिंग जो बच्चे बड़ा डिफिकल्ट फील करते हैं, और एंड आई विल बी टेलिंग यू विद हेल्प ऑफ डिफरेंट केस स्टडीज। इतना इजी बना दूंगा मैं इनकम टैक्स को आपके लिए कि आपको लगेगा मजाक हो रहा है यार। आज का ये जो लेक्चर है, पहला लेक्चर है बेटा, फर्स्ट लेक्चर। आपको पता ही है कि फर्स्ट लव, फर्स्ट साइट, फर्स्ट कोई भी काम आप पहली बार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से आज ये जो पहला चैप्टर, पहला लेक्चर इस रीडिंग का इनकम टैक्स, अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया, यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिएगा कि आपको पानी जैसे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप अपने रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए, रीडिंग इनकम टैक्स है, लेक्चर 1 है, सीएफएल लेवल 1। 5 स्टार्स डाल दिए मैंने। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कुछ करके दिखाना है अब आपने। आइए जी, लर्निंग आउटकम, 10 लर्निंग आउटकम है जो हम इस पूरे रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं, और बड़े इजी बड़े छोटे से लर्निंग आउटकम्स हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गए। भूपेश आनंद कुछ इस तरह से आपके माइंड में कंसेप्ट्स डालेगा। आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखें तो सही। आपको लगता है ये नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर है बेटा। आज मैंने लगान मूवी का एक गाना भी दिखाना है, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स कह दें, कर कह दें, लगान कह दें। मैं तो ये आपसे कहता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई इकोनॉमी चल रही है, किसी भी गवर्नमेंट को देखें आप, लेट इट बी अमेरिकन गवर्नमेंट, लेट इट बी इंडियन गवर्नमेंट, लेट इट बी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, लेट इट बी रशियन गवर्नमेंट, लेट इट बी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, लेट इट बी, आप ये बताइए सरकार गवर्नमेंट की इनकम है क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज टैक्स, लगान, जिसके ऊपर आमिर खान ने मूवी बनाई थी। आज मैं गाना दिखाऊंगा। तो बेटे लगान इज अ इनकम फॉर एनी गवर्नमेंट, एनी ऑर्गन, एनी कंट्रीज, यू नो, स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड ओनली विद हेल्प ऑफ लगान। अदरवाइज उनके पास इनकम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर्स ही करते रहते। तो सवाल आता है कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, whether it is US tax laws, whether it is Indian tax laws, whether it is American tax laws, whether it is Russian tax laws। बेटे आप मुझे बताइए कि अगर आप टैक्स अथॉरिटीज के हेड बन जाएं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? कि टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करेंगे, या आप ये कहेंगे कि अगर आपको पैसे मिल गए तो आप हमें दे दें? आज इन्हीं बातों के ऊपर मैंने एम्फोसिस देना है। आइए जी, आइए, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पहले स्टोरी को सुन लें, थोड़ी सी मेरी बातें, थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, प्यार को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। तो बेटे मैं कहानी शुरू कर रहा हूं। मैं अभी जूस नोट्स भी दिखाऊंगा। बड़े प्यारे से जूस नोट्स बनाए जी मैंने, बड़े ही प्यारे से जूस नोट्स बनाए। जैसे आपको मालूम है, करिकुलम और स्क्वायर दोनों मिक्स किया, प्लस अपनी नॉलेज मिक्स की, फ्लो चार्ट्स बनाए। ये देखिए जी, चैप्टर 9, रीडिंग 9 बस बेटे कंप्लीट ही होने वाला। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इनकम टैक्स में आ गया। आई हैव कंप्लीटेड 11 लेक्चर्स लिए मैंने, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स के, इन्वेंटरीज के 19 लेक्चर्स लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के 6 लेक्चर्स लिए, अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो के 22 लेक्चर्स लिए। बेटे मैंने अभी तक 100+ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए इन पिछले 8 चैप्टर्स में। कंपेयर कीजिए, आज हम चैप्टर 9 में, मुझे लगता है कि मैं 150+ आवर्स की रिकॉर्डिंग कर डालूंगा स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कर रहे हैं, इसके बाद अगर आप सीपीए करना चाहते हैं, एसी से करना चाहते हैं, सीएम में यूएस से करना चाहते हैं, यू नो नीड टू परचेज एनी लेक्चर्स। इसी नॉलेज के साथ काम हो जाएगा। मैंने आपको इतनी नॉलेज दे देनी है, ठीक है जी। तो मैं आपके सामने ये 10 लर्निंग आउटकम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, आपको जैसे पता ही है कि आई हैव डिवाइडेड ऑल लर्निंग आउटकम्स इन माय ओन कंसेप्ट्स। उन कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है, और उन कंसेप्ट्स को हम चर्चा करके समझाते हैं। जैसे ही आप देखें, मैंने यहाँ पर 12 कंसेप्ट्स लिखे हैं बेटे। 10 लर्निंग आउटकम को समझाने के लिए मैंने 12 कंसेप्ट्स मेंशन किए। जैसे फर्स्ट कंसेप्ट है स्टोरी ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम। आज का ये जो लेक्चर है ना, आज इसी कंसेप्ट के ऊपर है, मेरी कहानी के ऊपर, लगान की कहानी के ऊपर, आमिर खान के ऊपर। चले चलो आज गाना दिखाना है बेटे। फिर कंसेप्ट नंबर 2 है टैक्स बेस। बेबी को बेस पसंद है,
कैरिंग वैल्यू, कंसेप्ट 3 टैक्स टर्म्स, कंसेप्ट 4 टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बड़ी एक बड़ा फैंसी सा नाम यूज करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय डेफर्ड, व्हाट आई मीन बाय एसेट, व्हाट आई मीन बाय लायबिलिटी, सब देखेंगे बेटा। मैं अभी जूस नोट्स में आऊंगा और एक फ्लो चार्ट आपको भी आज मैंने लिखवाना है, आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। नो डाउट यू हैव द जूस नोट्स, यू हैव द हार्ड कॉपीज ऑफ दैट, यू हैव द सॉफ्ट। स्टिल आप जब अपने आप इस चार्ट को बनाएंगे ना, तो पूरी रीडिंग में इनकम टैक्स क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है, आपको सब समझ आ जाएगा कि हमने इस रीडिंग में 10 लर्निंग आउटकम्स आपस में लिंक्ड कैसे हैं। यही तो बेटा एक स्पेशलिटी है भूपेश आनंद की, कि आपको फर्स्ट लेक्चर में कंफर्टेबल फील कराकर आगे चलेगा। बेटे मैं चाहता हूं कि आप हैंड रिटन स्लाइड्स थोड़ी सी लिखेंगे ना, तो बेटे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं दिल की बात बता रहा हूं, आई विल फील हैप्पी इफ यू राइट इट डाउन। तो लेट्स बी हैप्पी। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट, मैंने आपसे ये बोला कि इनकम टैक्स एक नॉर्मल एक्सपेंस जैसे आपने सोचना है। एक बच्चा कहता है नॉर्मल एक्सपेंस, मैंने कहा जैसे आप सैलरी पे करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस पे करते हैं, आप जो वेजेस देते हैं, आप टेलीफोन एक्सपेंसेस पे, एनी एक्सपेंस विच यू पे यू ऑलवेज फॉलो अक्रूवल कंसेप्ट। मतलब आपने पे किया हो या ना पे किया हो, आपने अगर उस अकाउंटिंग ईयर में वो चार्ज किया है, then it will be regarded as a expense for that accounting year, because my main objective is to give a true and fair view to my shareholders, to my stakeholders, to my employees, to the government and to the public at large. मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं भूपेश आनंद, और इफ आई एम अकाउंटेंट ऑफ दैट कंपनी एज अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, as a chartered accountant, as a ACCA, my main objective is I want to give a true and fair view. तो मैं जनरली क्या हमेशा accrual concept फॉलो करता हूँ, and IFRS also recognizes true and fair view concept, accrual concept. We have discussed this understanding income statement में मैंने बताया था आपको recognition concept, revenue recognition concept, expense recognition concept, and I have told you in detail that what I mean by accrual concept. जब मैं अक्रूवल बता रहा था, आपको याद होगा हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि कई बार अक्रूवल कंसेप्ट में आप पेमेंट कम करते हैं, आप पेमेंट ज़्यादा भी कर देते हैं। हमें पेमेंट से नहीं लेना कि ज़्यादा किया या कम किया, वी आर ओनली कंसर्न कि आपने उस पर्टिकुलर पीरियड के जो 12 महीने का पीरियड है, जनवरी टू दिसंबर, उस पीरियड के वो एक्सपेंसेस कितने अक्रू हुए, दिए हो या ना दिए हो, पे किए हो या ना पे किए हो, इट हार्डली मैटर्स। सो दैट इज अक्रूवल कंसेप्ट। तो मैं आपको ये सब दोबारा से क्यों बता रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स मैं आज लगान जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं ये रीडिंग, इसको आपने नॉर्मल एक्सपेंस जैसा ही मानना है। थोड़ी सी डिफरेंस है वो हम देखेंगे धीरे धीरे। आप यू हैव टू फॉलो अक्रूवल कंसेप्ट, पहली बात, ये बात सबको समझ आ गई। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट तो पहले सब बच्चे लिख लो, इनकम टैक्स इज लाइक एनी अदर एक्सपेंस। लिखना है बड़ी प्यार से, अच्छी तरह से मैंने मेंशन किया है, अभी जूस नोट्स में भी आएंगे, आप लिख लेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी यार। कमर सीधी करके बैठेंगे, थप्पड़ मारूंगा खींच के जो लेट के पड़ेगा। सो वी फॉलो अक्रूवल अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स एक्सपेंस। जैसे हम कहते हैं सैलरी एक्सपेंस, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जैसे हम कहते हैं टेलीफोन एक्सपेंस, वैसे ही income tax expense. So we follow accrual concept for income tax. It means we will recognize in the income statement if that relates to that particular year, it relates to that accounting year. I will follow accounting year concept, I will follow accrual concept, I will follow income recognition concept, I will follow expense recognition concept, and as per these concepts, paid or not paid is not a condition, that we are all aware of. ठीक है जी। फिर मैंने कहा धीरे धीरे मैं आपको आगे लेके चला। मैंने कहा ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस मान लेते हैं $100 का है, अज्यूम करते हैं। कैसे निकालते हैं बेटे, हम पहले प्रॉफिट्स निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके ऊपर टैक्स रेट लगाया। जैसे आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द इनकम स्टेटमेंट में जो है जैसे हम स्टेटमेंट बनाते थे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स कैलकुलेट किया, एंड बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई थिंक ये बात सबको पता है। इनकम टैक्स पेड $150 मान लेते हैं हमने पे किया इनकम टैक्स, या ऐसा समझ लें इनकम की जगह आप एक्सपेंस लिख लेंगे ना तो और मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगा। एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस कह दें,
या इनकम टैक्स इनकर्ड कह दें, एक ही बात है। आपका एक्सपेंस था $100, आपने $150 पे कर दिए। क्यों कर दिए वो भी देखेंगे, वाई यू हैव पेड मोर, वो एक अलग एस्पेक्ट है। सैलरी कई बार हम प्रीपेड कर देते थे, कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ज़्यादा दे देते थे, कई बार हम वेजेस पे कर देते थे ज़्यादा। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने किसी भी कारण से $150 का इनकम टैक्स पे कर दिया, जबकि मेरा खर्चा एज पर अक्रूवल, एज पर अकाउंट्स $100 का ही था। तो एक बच्चा कहता सर इट इज अ केस ऑफ प्रीपेड इनकम टैक्स एक्सपेंस बिकॉज वी हैव पेड इन एडवांस। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन इनकम टैक्स हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की जगह ना एक फैंसी नाम यूज करेंगे। एक बच्चा कहता फैंसी, मैंने कहा एक अच्छा सा, जैसे मैंने ये ब्लेजर पहना है कुछ फैंसी सा पहना है, आजकल इसका जमाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड इनकम टैक्स नहीं बोलेंगे, हम आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स भी नहीं बोलेंगे। कंसेप्ट वही है, अक्रूवल कंसेप्ट ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट हम इसकी जगह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेफर्ड। प्रीपेड की जगह या आउटस्टैंडिंग की जगह हम एक वर्ड यूज करेंगे डेफर्ड। अच्छा, अब डेफर्ड प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, तो मैं यूज करूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। मतलब मैं आपके सामने दो नए अक्षरों को यूज करने वाला हूं। एक का नाम है डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब प्रीपेड इनकम टैक्स एक्सपेंस जैसा, जैसे यहां पे $50 आपने जो ज्यादा पे कर दिया, इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट बिकॉज इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। सपोज करते हैं कि आपने मैं दूसरा एग्जांपल लूं, आपने पे किया $70 बट इनकम टैक्स एक्सपेंस था $100। मेरी बात आप समझ रहे, $100 का एक्सपेंस था, $100 का इनकम टैक्स एक्सपेंस था, $100 का इनकर्ड था एज पर अक्रूवल कंसेप्ट। मैं कहता हूं मैंने किसी भी कारणवश कम दिए, इसका मतलब $30 जो कम दिए, इट इज नेम्ड एज आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, बट आई विल नॉट नेम इट एज आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स। मैं इसका नाम रखूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन अंडरस्टैंडिंग इन बैलेंस शीट। तो मैंने बस आपको हल्का सा एक छोटी सी बात ये बताई है कि आपने क्या करना है, प्रीपेड इनकम टैक्स की जगह यू हैव टू यूज द वर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट and it is to be shown as a current asset, and you have to write down deferred tax liability. It is an outstanding liability, no doubt, it will be shown in current liabilities. दो बातें बताई बेटे, आओ देखो आपने लिखा है नहीं लिखा, एक बार लिख लेंगे बेटा। इनकम टैक्स इज लाइक एनी अदर एक्सपेंस, सो वी हैव टू फॉलो अक्रूवल कंसेप्ट। फॉर इनकम टैक्स रिकॉग्निशन, फॉर इनकम टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्निशन इन इनकम स्टेटमेंट वी विल फॉलो अक्रूवल कंसेप्ट। वो बात समझ आ गई। पहला केस, पहला एग्जांपल मैंने लिखा, पहला प्यार, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। मैंने लिखा इनकम टैक्स एक्सपेंस इज $100 बट इनकम टैक्स पेड इज $150, सो $50 यहां पे लिख दिया बेटे, $50 इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस इज $50, सो एसेट ऑफ $50। आप इसको इनकम टैक्स एडवांस कह दें, आप इसको प्रीपेड इनकम टैक्स कह दें, बट आज से आपने एक फैंसी टर्म यूज करना है, क्योंकि अभी हमने इसकी रिकॉग्निशन को डेफर कर दिया, तो मैं इसका नाम रखूंगा डेफर्ड। अब सवाल आता है कि ये डेफर्ड टैक्स है, अब टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है? बेटे आप मुझे बताओ कैसे पता चलेगा एसेट या लायबिलिटी? जब पे ज्यादा कर दिया होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट है, और जब कम पे किया होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, आपने पे कम किया, तो इसको या तो हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस और टू बी पेड एंड इट इज अ लायबिलिटी। बट मैं क्या करूंगा, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज एक बात ये कहूंगा कि आई विल बी यूजिंग द वर्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अभी मैंने बताया नहीं डेफर्ड, अभी धीरे धीरे आऊंगा। देखो कितने प्यार से मैं धीरे धीरे आपके लिए स्लाइड्स के लेकर आऊंगा। अभी आपने कोई लर्निंग आउटकम को समझना नहीं है यार,
खाली मेरी बात सुननी है, आमिर खान की बात सुननी है, लागान की बात सुननी है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। अब सेकंड पॉइंट, आज के बाद हम इनकम टैक्स एक्सपेंस का मतलब है जो खर्चा मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे? तो मैंने सेकंड पॉइंट पे लिख रहा हूं इनकम टैक्स एक्सपेंस। आपने लिखना है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम टैक्स पेबल। इट मींस जो आप अक्रूवल कंसेप्ट से अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, the accounts, the financial statements which you are preparing for an entity as per accrual concept, the profit which you calculate as per accounts, and the tax rate you apply on that profit, and the amount of tax which you calculate as per accounting books is named as income tax expense. वही लिखा बेटा। It implies how much my financials are telling me to pay. मतलब इनकम टैक्स एक्सपेंस ये है कि भाई मुझे अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से, अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से कितना टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स पेबल कह दें, इनकम टैक्स इनकर्ड कह दें, इनकम टैक्स एक्सपेंस कह दें, आज से हम इसका नाम रखेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस। इट मीन्स something which is related with accounts, something which is related with accounting standards, something which is related with US GAAP, something which is related with IFRS। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात तो सबको समझ आ गई कि अगर इनकम टैक्स पे ज्यादा किया है, एक्सपेंस कम था, तो आपने ज्यादा दे दिया तो इट इज प्रीपेड एक्सपेंस। एंड व्हेन आई से प्रीपेड, द रिजल्टेंट फिगर इज प्रीपेड। हम जनरली अब प्रीपेड की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? डेफर्ड। बेटे मैं जान के ना अपनी टोन को ऊपर नीचे कर रहा हूं कि आप अगर सोए हो तब भी जाग जाएं। डेफर्ड टैक्स एसेट, ये बात सबको समझ आ गई। इट मींस वी विल डेफर इट्स रिकॉग्निशन। डेफर्ड का मतलब ही होता है कि अभी हमने उस अमाउंट को डेफर कर दिया। नो डाउट हमने ज्यादा पे कर दिया, but that expense is not relating to that accounting year, that relates to, that will be adjusted in the next year, so I have deferred it। next में आ जाइए, अगर इनकम टैक्स पे आपने कम किया तो बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आज के बाद हम इसका नाम रखेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लिख लो। एक बच्चा कहता समझ आ गया, लिख लो। इफ इनकम टैक्स एक्सपेंस इज more or income tax paid is less, then it is a case of deferred tax liability. My dear friends, deferred tax asset is a current asset, deferred tax liability is a current liability। ठीक है सर। एक बच्चा कह रहा है जी इसमें लर्निंग आउटकम कौन सा? मैंने कहा अभी भूल जाओ लर्निंग आउटकम, आप मेरी पूरी कहानी को खत्म होने दो, अभी तो आलिया भट्ट भी आनी है। लर्निंग आउटकम फ्रेंड्स, एवरी एंटिटी। अब देखो यहाँ पे विलन आ रहा है, विलन की एंट्री कर रहा हूं मैं। अभी तक तो हीरो था, हीरोइन थी, सब कुछ बढ़िया था। अचानक एक विलन आ जाएगा बीच में। अभी हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे, बातें हो रही थी, लड़की मम्मी पापा सब मान रहे थे मैरिज के लिए, लेकिन अचानक एक विलन आ गया बेटा अमेरिका से। उस विलन का नाम क्या है देखो फ्रेंड्स। एवरी एंटिटी हैज टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। हर एंटिटी की बेटे दो अकाउंट्स, दो बुक्स होती है एक्चुअली में। एक वो जो आप दुनिया वालों को दिखाते हो, एक वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए होती है, एक वो जो स्टेक होल्डर्स को दिखाने के लिए होती है, एक वो जो एम्प्लॉइज को होती है। अभी तक एक ही बताइए। एक सेकंड दूसरी बुक्स भी होती है विच आर नेम्ड एज टेक्स्ट बुक्स। ध्यान से सुनना है, यहां पर सुनना है बेटे, इंटेंशन समझनी है। अकाउंटिंग बुक्स को बनाते समय आपकी चाहत, आपकी इच्छा, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटेंशन ये होती है कि भाई वी वांट टू फॉलो accounting standards, we want to follow IFRS, we want to follow US GAAP, we have to give a true and fair view, so you always go for accrual concept। बट अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गवर्नमेंट के पॉइंट से देखें, बेटे टैक्स वाले कहते हैं हमारे से ना इंतजार नहीं होती, इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है, यूएस टैक्स डिपार्टमेंट, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट, मैक्सिमम कंट्रीज में जो टैक्स डिपार्टमेंट है, बिकॉज दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। वो कहते हैं कि जैसे आपके पास पैसे आ गए ना,
आप हमें फटाफट टैक्स दे दो। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अक्रूवल कंसेप्ट, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। और आप टैक्स कैलकुलेट करो हमारे हिसाब से, मतलब हम जो डेप्रिसिएशन का रेट बोलते हैं, हम जो कहते हैं कि एक्सपेंस अलाउ करेंगे, हम जो कहते हैं कि एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे, नो डाउट आपने एक्सपेंसेस पे किए होंगे, बट अगर आपने हमारे रूल्स फॉलो नहीं किए, अगर आपने हमारे रेट्स फॉलो नहीं किए, अगर हमारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए, तो हम तो एक्सपेंस आपको उतना ही देंगे जो विच इज गिवन टू माई इन इनकम टैक्स एक्ट एज पर इंडिया। ऐसा हो सकता है कि डेप्रिसिएशन आईएफआरएस कुछ और बोल रही है, एग्ज्यूम कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन का रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट कुछ और है, बिकॉज दोनों पार्टीज, दोनों बुक्स, दोनों एंटिटीज की सेपरेट इंटेंशन है। अकाउंटिंग में आपको ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना है, इसलिए आप आईएफआरएस बनाते हो, आईएफआरएस के बेसिस में यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल्स, बट एक्चुअली इन केस ऑफ टेक्स्ट बुक्स वी आर नॉट कंसर्न विद द ट्रू एंड फेयर व्यू, वी आर कंसर्न दैट वी शुड गेट फास्ट रिकवरी ऑफ द टैक्स, and hence every country has a different tax revenue department and they prepare their own tax laws, and as per which there is a mismatch between accounting books and text books। पहली बात आपको ये समझ आ गई कि दो तरह की किताबें बनती हैं। आप पहले लिखो बेटे, लिखो मेरे बेटे। फ्रेंड्स, एवरी एंटिटी हैज टू सेपरेट बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स। अब जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उसको हम आईएफआरएस, इंटेंशन इज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सो वी प्रिपेयर एज पर आईएफआरएस, एंड इन केस ऑफ टैक्स लॉस माय इंटेंशन इज नॉट टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, रादर माय इंटेंशन इज, बिकॉज द टैक्स डिपार्टमेंट इंटेंशन इज टू कलेक्ट द कैश एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद आपसे यही कहने जा रहा हूं कि इसका मतलब जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आज के बाद इस बात को समझना है एज पर योर फाइनेंशियल्स, एज पर अकाउंटिंग बुक्स। आप जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एज पर अकाउंटिंग बुक्स, दैट मे बी इक्वल टू टैक्स एज पर टेक्स्ट बुक्स, दैट मे नॉट बी इक्वल टू टैक्स एज पर टेक्स्ट बुक्स। मिसमैच आ सकता है बिकॉज दोनों की इंटेंशन अलग अलग है। वही बात लिखी है फ्रेंड्स, ड्यू टू डिफरेंट इंटेंशन प्रॉफिट इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। मान लेते हैं यहां पर 25% का डेप्रिसिएशन अलाउड है एज पर आईएफआरएस, और यूएस टैक्स लॉज कहता है वी विल ओनली गिव यू 20% एज डेप्रिसिएशन। दे हैव देयर ओन थॉट्स, दे हैव देयर ओन इंट्यूशन, दे हैव देयर ओन इंटेंट। वी आर नॉट कंसर्न कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटे। आज हम यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के लिए नहीं आए कि ये 25 क्यों चार्ज कर रहे हैं और ये 20 क्यों चार्ज कर रहे हैं। मैं उस गहराई पे नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देयर कैन बी डिफरेंसेस इन सो मेनी थिंग्स, डिफरेंसेस इन रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंस, बिकॉज द व्यू इज डिफरेंट, इंटेंशन इज डिफरेंट, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी डिफरेंट, बिकॉज ऑफ दैट टैक्स कैन बी डिफरेंट, एंड बिकॉज व्हेन टैक्स कैन बी डिफरेंट, सो देयर कम्स अ न्यू रीडिंग नेम्ड एज इनकम टैक्स। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बात सुनना, जो भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं बेटा, दैट इज एज पर टैक्स बुक्स। टैक्स वाले कहते हैं जी जो हमारे हिसाब से टैक्स आया ना, आप हमें पहले पे कर दो। आपने जो कैलकुलेट किया अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, उसको आप मानो ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है, हमें उससे लेना देना नहीं है, वो इनकम टैक्स इनकर्ड है, वो इनकम टैक्स एक्सपेंस है, बट द अमाउंट विच यू हैव टू पे टू अस इज एज पर द प्रॉफिट विच यू कैलकुलेट एज पर टैक्स बुक्स। इसका मतलब टैक्स बुक्स बनाओ, उसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करो, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो और हमें पे कर दो एज पर आवर रूल्स, एज पर टैक्स रूल्स। बट एज पर आईएफआरएस वी कैलकुलेट सेपरेट टैक्स, वी कैलकुलेट सेपरेट बुक्स, वी कैलकुलेट सेपरेट रेट्स ऑफ और एनीथिंग, एंड देन वी हैव अ सेपरेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बेटे दोनों का जब प्रॉफिट ही अलग अलग है तो टैक्स रेट भले सेम हो, तब भी आप मुझे एक चीज बताइए, there will be a difference in the tax which is to be paid or which is incurred or which is expensed as per accrual concept and as per tax department। वही बात लिखी है, मैंने कहा tax as per tax department and tax as per accounting books। बेटे टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो टैक्स निकालेंगे उसको हम बोलेंगे टैक्स टी, और जो अकाउंटिंग के हिसाब से निकालेंगे उसको बोलेंगे टैक्स ए। ठीक है जी, आज के बाद ध्यान रखना, ठीक है। ए का मतलब अकाउंट्स, टी का मतलब टैक्स, तो देयर इज अ मिसमैच। यहां तक तो बात सबको समझ आ गई। अब लिखना है बेटे, अगर आपने पे ज्यादा किया, क्योंकि पे तो आपको इसी के हिसाब से करना है, डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से,
एक बच्चा कहता गाना दिखाओ पहले। बेटे आप, मैं क्या बताऊँ, आइए गाना ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गाना देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये सच में ही लगान का गाना है या कौन सा, आपने बताया। आज बेटे टैक्स रीडिंग टैक्स लॉस की है ना, इनकम टैक्स की है ना, तो मुझे लगा लगान से बढ़िया गाना कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी लगान की बात थी, लगान को माफी की बात थी, क्रिकेट की बात थी। और ये देखिए 11 मेंबर्स की टीम क्या कर रही है, चले चलो चले चलो चले चलो। आप समझ रहे हैं, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है बेटे, जीत न पावे। रुकना नहीं है। ये चलो चलो देखो 11 लोग क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं लगान को माफ करने के लिए। तो लगान सतयुग से चला आया, द्वापर युग में था, त्रेता युग में था, अब तो कलयुग चल रहा है। अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। तो मैं इन्हीं कंसेप्ट्स के लिए आपके पास आ गया और मैं चाहता हूं कि आप लिखें सिनेरियो 1। अभी फिर दिखाऊंगा गाना। सिनेरियो 1 लिखें बेटे, टैक्स पेड, इफ टैक्स पेड इज, और इफ टैक्स एज पर टैक्स डिपार्टमेंट इज मोर देन टैक्स एज पर अकाउंटिंग बुक्स। बेटे पे तो हम टैक्स बुक्स के हिसाब से जो टैक्स निकला ना वही देते हैं, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं क्योंकि पे ज्यादा कर दिया, इट इज नेम्ड एज डेफर्ड टैक्स एसेट। सिनेरियो 2, इफ टैक्स पेड इज लेस देन टैक्स एक्सपेंस, मतलब टैक्स टी इज लेस देन टैक्स ए, टैक्स एक्सपेंस मतलब अकाउंटिंग, पे करना था टैक्स के बुक्स के हिसाब से, कम किया, इट इज आउटस्टैंडिंग, बट वी विल नॉट नेम इट एज आउटस्टैंडिंग, वी विल से इट इज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। आओ थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक बेटा मैंने ना आपको फ्लो चार्ट बताना है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक फ्लो चार्ट बना के देखेंगे। अभी एक सभी स्टूडेंट्स ने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है। अभी वो जूस नोट्स में मैंने दिया हुआ, अभी दिखाऊंगा, उसकी रूपरेखा कुछ इस तरह की है। ओवरव्यू ऑफ टैक्स हम करेंगे। सबसे पहले तो लगान है, लगान में हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स, अभी देखेंगे। फिर दूसरा बॉक्स बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे डिफरेंस क्यों आता है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्स एज पर अकाउंटिंग बुक्स एंड एज पर टैक्स बुक्स। फिर मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा कि भाई ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स, अलग देखेंगे 3 क्वेश्चंस, और उसके बेटे 3 आंसर्स करेंगे। आप जूस नोट्स में सब बच्चे आ जाए बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये मेरा फ्लो चार्ट, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया यार। ये पूरी रीडिंग आपको समझ आ जाएगी अगर आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया। ओवरव्यू फ्लो चार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ओवरव्यू दे रहे हैं बेटे, फ्लो चार्ट ऑफ इनकम टैक्स सभी ने प्रिपेयर करना है। पहला बॉक्स हम बना रहे हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। Up to this point of discussion, we have understood that tax is calculated as per account books, and tax is calculated as per textbooks. ठीक है, तो 2 तरह के टैक्स होते हैं बेटे, टैक्स एज पर अकाउंट्स बुक्स एंड टैक्स एज पर टेक्स्ट बुक्स। पहला बॉक्स लिख लिया, ठीक है जी। दूसरा बॉक्स, पहला लिख लिया तो दूसरे में आ जाए, ये बेटा दूसरा है। टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, आई थिंक अभी आपको समझ नहीं आएगा टाइप ऑफ डिफरेंसेस। मैंने आज के लेक्चर में एक केस स्टडी की हेल्प से आपको बता देना है कि भाई टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस क्या होते हैं। अभी लिख लीजिए टेम्परेरी डिफरेंस, कई बार आप किसी से नाराज होते हैं थोड़ी देर के लिए, और कई बार आप जिंदगी भर आप कहते हैं मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तो देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी or a permanent difference. Similarly, in case of tax, when I calculate a tax as per accounts books and as per textbooks, there can be a difference, you know. That difference can be due to temporary reasons or due to permanent reasons. We will discuss in detail. अभी लिख लीजिए temporary tax, reasons and permanent. ठीक है जी। 3 questions. बेटे मैं भूपेश आनंद पूरी रीडिंग आपको कंप्लीट करा सकता हूं। एक बर्ड आई व्यू अगर आपने देख लिया ना, तो आने वाले 10, 8, 9 लेक्चर्स जो भी मैं लूंगा, यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स टर्म्स। तो आज हम डिफरेंट टैक्स टर्म्स डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 3-4 टर्म्स बता भी दी, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग बुक्स, टैक्स बुक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, बताया ना। तो पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन सभी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, व्हाट आर द रीजंस
ऑफ क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैंने हल्का सा एक आइडिया दिया है कि डेफर्ड टैक्स एसेट प्रीपेड इनकम टैक्स एक्सपेंस होता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन टैक्स रेट्स? अगर हम टैक्स रेट्स को चेंज कर दें तो इम्पैक्ट क्या होगा, उससे डेफर्ड टैक्स एसेट कितना बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आएगा। उसके लिए बेटे मैंने 3 आंसर्स लिखे हैं। पहला आंसर है बेटा ये आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 है और ये आंसर नंबर 3 है। एक बच्चा तो सोच रहा है कि मैं फ्लो चार्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं, थप्पड़ मारने का मन करता है यार उसको। मैंने पूरी मेहनत करके एक क्रिएटिविटीली आपके सामने डायग्राम बनाया कि भाई करिकुलम और स्क्वाइजर के सारे 10 के 10 लर्निंग आउटकम मैं एक ही चार्ट में दे दूं एंड यू गेट ए बर्ड्स आई व्यू कि भाई हमें इस चैप्टर में करना क्या है। और आप सोच रहे हैं यार अकाउंटिंग बुक्स, टैक्स बुक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेड, आई थिंक मैंने चारों बातें बता भी दी हैं। आप सोते रहिए, बैठे रहिए, मुझे क्या। आंसर नंबर 2 डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टेम्परेरी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। एग्जाम्पल आंसर नंबर 3 इम्पैक्ट इफ देयर इज अ चेंज इन द टैक्स रेट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन टैक्स रेट। देयर विल बी अ चेंज इन डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में चेंज आएगा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज आएगा, रेशियोज में चेंज आएगा और वैल्यूएशन अलाउंस में चेंज आएगा। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में आपके लिए मैं पहली बार दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप अभी तक सो रहे थे तो जाग जाइए भाई साहब। स्टोरी ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स प्रॉफिट, मैंने कहा एज पर अक्रूवल कंसेप्ट। बड़ी मेहनत की यार, पीपीटीज बनाई। आप किसी और के लेक्चर्स चेक तो करो, मतलब आपको लगेगा डिफरेंस कि यार जमीन आसमान का ह्यूज डिफरेंस। हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, गाने दिखा रहा हूं, जूस नोट्स दिखा रहा हूं कि करिकुलम स्क्वाइजर सब कुछ कवर हो, उसके पूरे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आइए, वी रिकॉग्नाइज दीज एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड वेदर पेड और नॉट एज पर रेगुलर कंसेप्ट। सपोज income tax incurred, expense incurred is $100 and expense paid is $150, then it is a case of prepaid expense of $50. Suppose expense incurred is $100, expense paid is $70, then it is a case of outstanding expense of $30. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ऑन द सेम इंट्यूशन, अब इसी इंट्यूशन से, इसी भावना से, इसी एक्सपेक्टेशन से देखो लिख भी दिए सिंपल वर्ड्स। करिकुलम देखेंगे तो 2 दिन तक नींद नहीं आएगी रात को इनकम टैक्स की रीडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो। ऐसे ऐसे भारी भारी अक्षर दिए हुए हैं, यहाँ देखिए कैसे समझ आ रहा है। ऑन द सेम इंटेंशन वी विल थिंक फॉर टैक्स। अब इसी चीज को माइंड में रखते हुए आपने टैक्स के लिए पढ़ना है। इट मीन्स अकाउंटिंग बुक्स आर आस्किंग to pay X dollars and entity has paid X dollars plus something. Paid is always as per textbooks, ऐसा समझ लेते हैं। तो बेटे मैंने लिखा बट वी विल गिव अ फैंसी नेम। हम क्या करेंगे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम फैंसी नेम देंगे और उस फैंसी नेम का नाम है डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है। एसेट कब होगा, जब आपने ज़्यादा दे दिया, और लायबिलिटी कब होगी, जब आपने कम दे दिया। ठीक है जी, तो मैं आपको कह रहा हूँ नाउ देयर आर 2 सेट्स ऑफ बुक्स, ये भी बता दिया मैंने, देयर आर 2 सेट्स ऑफ बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स आर प्रिपेयर्ड एज पर यूएस गैप्स एंड IFRS। इतनी सी बड़ी सी बात मैंने छोटे से एक डायग्राम में मेंशन कर दी। एंड टेक्स्ट बुक्स आर प्रिपेयर्ड एज पर टैक्स लॉस, बिकॉज टेक्स्ट बुक्स में जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो टैक्स लॉस के हिसाब से करते हैं। ठीक है जी, आइए मैं सारी बातें, मैं आपको सारी की सारी बातें ईमानदारी से केस स्टडी की हेल्प से भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख लें बेटे, बड़ा प्यारा सा ये चार्ट है ना। मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप देखोगे तो, सीधी सी बात बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत करके बनाया ना। मैंने कहा जी वाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर 2 सेट्स ऑफ बुक्स। अब आपके माइंड में आएगा कि वाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर 2 सेट्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, यू नो, when I say accounting books, my main intention is I want to give a true and fair view to my shareholders, to my stakeholders. I will follow accounting concepts, I will follow accounting principles, I will follow accounting standards, I will follow this. But if I go over textbooks, you know, you have to pay tax,
एंटिटी एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज टैक्स डिपार्टमेंट की इंटेंशन होती है दैट यू हैव टू पे टैक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमें दे दो, मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। सुना होगा आपने, क्योंकि इंटेंशन ही डिफरेंट है। तो बेटा इसलिए यहां पर अलग अलग टैक्स आ जाता है। और फिर मैंने आपको बताया profit as per accounting profits books and profit as per tax books, there will be a difference, there will be a mismatch. Because there is a mismatch, and hence I will say tax paid is greater than as per tax accounts, and it is a case of deferred tax asset। कितने प्यार से बताया यार। मैं सारी बातें जो अभी तक बताई हैं अगर आपने ध्यान से नहीं भी सुनी होंगी, तो इस समय जो मैं केस स्टडी करा रहा हूं ना, अगर आपने उसको भी ध्यान से सुन लिया ना, देख भी लिया, तो आपको मोटा मोटी समझ आ जाएगा कि इस पूरी रीडिंग में है क्या। चलिए पढ़ते हैं। सपोज एसेट एक्वायर्ड 1 लाख, 1 लाख के एसेट्स हैं, एज्यूम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग बुक्स इज 25%, क्योंकि IFRS ये कहती है कि आप 25% चार्ज करें, ठीक है, मान लेते हैं। एंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉस इज 20%, मान लेते हैं। US टैक्स लॉस के हिसाब से डेप्रिसिएशन ऑन दैट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज 20%, बट एज पर IFRS दैट इज 25%। सेल्स एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख की है, जस्ट ऐसे मैंने एज्यूम किया कि सेल्स 1 लाख रुपए की है। टैक्स रेट एज्यूम कर लेते हैं 40% है, ठीक है जी। सेल्स 1 लाख की है और टैक्स रेट 40% है। Prepare income tax as per accounting books and as per tax books, and also calculate whether it is a case of deferred tax asset or liability। अब अगर आपके पास जूस नोट्स नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लें बेटे, लिख लें। दो तीन लाइन्स तो हैं कि भाई लेट द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट इज 1 लाख, लेट द डेप्रिसिएशन रेट एज पर IFRS इज 25%, लेट द डेप्रिसिएशन रेट एज पर टैक्स लॉस इज 20%, लेट द टैक्स रेट इज 40%। यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग बुक्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर टैक्स बुक्स। उसके बाद टैक्स निकालना है। बड़ा ही ईजी सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मैंने इनकम स्टेटमेंट बना दी, मैंने फर्स्ट ईयर 1 लाख, अच्छा 1 लाख सेल्स तो मैंने अज्यूम की 1 लाख। अच्छा डेप्रिसिएशन मैंने अज्यूम कितनी की बेटे, मैंने अज्यूम कितनी की, देखो मेरे को थोड़ा ना ये कलर में है बेटे। डेप्रिसिएशन 25% है तो 25,000। अब एक बच्चा कह रहा है ये 25,000 कहाँ से आया, क्या ये सेल्स का 25,000 आया, उसके थप्पड़ मारना है। चांस की बात है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू भी मैंने 1 लाख अज्यूम की और सेल्स भी 1 लाख है। सेल्स के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, वी ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन on the acquisition cost of plant property equipment। कितनी बार तो बताया। तो मैंने 25% 1 लाख का निकाला तो 25,000 आया, फिर 25, लाइफ है 5 साल की, तो इसका मतलब 5th ईयर में आप देखो डेप्रिसिएशन इज 0। बट अगर आप टैक्स के हिसाब से चलो तो बेटे आप बताओ, चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 75, 1 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 40% का टैक्स का रेट है। आप बताओ जी, टैक्स अगर 40% है तो फर्स्ट ईयर में आपका टैक्स आया, आपका फर्स्ट ईयर में टैक्स आया कितना बेटे, कितना आया 30,000। इसका निकाल लीजिए 40%, 30 और लास्ट में आया बेटे 40, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ही नहीं, ठीक है सर। अब नीचे आ जाओ, टैक्स बुक्स में देखो, टैक्स बुक्स में सेल्स 1 लाख है। नोट करेंगे ना तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। टैक्स के हिसाब से टैक्स रेट, डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, जो 20% ऑफ 1 लाख ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 20। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 80। सो 40% ऑफ 80 इज 32। अगर आप ध्यान से देखें तो 1,60,000 का यहाँ पे टैक्स पे किया है और 1,60,000 का यहाँ टैक्स पे किया है, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है। अकाउंटिंग बुक्स में भी इन टोटलिटी इन 5 years आई हैव पेड 1,60,000। In textbooks also I have paid 1,60,000, but there is a difference in the timings. In accounting books I have paid some years less than that, some years more than that, but if I say totality I have paid this much amount। ठीक है जी, आगे देखें। अब देखिए यहाँ पर मैं आ गया। I have calculated that I will be paying this much amount of tax।
ठीक है जी, टैक्स के हिसाब से तो 32,000 निकाला, अभी $80,000 का 40% निकाला तो 32। यहाँ पर आ रहा था टैक्स पेड इज दिस बट टैक्स एक्सपेंसेस 30 एंड 40। ये गलती से बेटा 30 लिखा है, 40। तो आप बताइए जी, आप बताएं, आपने टैक्स पे किया 32, देना था 30,000, पे ज्यादा कर दिया, यू हैव पेड मोर। If you have paid more, it is a case of prepaid expense. I will not name it as prepaid expense. It will be named as deferred tax asset of 2,000, and it will be shown as a current asset in my balance sheet. Similarly, in year 2, I have paid 32,000, but I was supposed to pay 30,000. So 2,000, the amount of tax, I have paid more. That again is a deferred tax asset, and my deferred tax asset will be a cumulative figure. Now I will show it as 4,000. In third year also I will be showing as 6,000. In fourth year I will be showing as 8,000. But in fifth year, my dear friends, 5वें साल 5 पांडव के बेटे थे। फिफ्थ ईयर में अगर आप चेक करें तो एज पर टेक्स्ट बुक्स यू हैव टू पे 32, बट एज पर अकाउंटिंग बुक्स यू हैव टू पे 40। तो 8,000 आप ये कहेंगे कि जो 8,000 मैंने अभी तक ज्यादा पे किया ना, मैं उसी से एडजस्ट करूंगा, मैं 32,000 ही पे करूंगा। फिफ्थ ईयर में आई विल नॉट पे 40,000, I will pay 32,000, and the 8,000 amount which I have already paid in excess in first year, second year, third year, fourth year, which is cumulative, I will pay only 8,000 more. I will pay only 32,000, and that 8,000 will be adjusted. उसको हम एडजस्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं? आप बात समझ चुके हैं? बेटे देखो क्या लिखा मैंने, इन ईयर माई अकाउंट्स books are saying to pay 5 lakh to 40 in fifth year, but I will adjust direct tax deferred tax asset of 8,000. This is named as reversal of deferred tax asset. मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब आप ये कहेंगे जी फिफ्थ ईयर में ही क्यों कर रहे हैं, अभी बताऊंगा, पहले आप यहां तक समझ लें that the year in which I will adjust my deferred tax asset, that is named as reversal of deferred tax asset. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नोट, इन अबव केस स्टडी द ओनली डिफरेंस इज ऑफ टाइमिंग। ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स 1,60,000 ही पे किया है मैंने दोनों जगह, वहां भी 1,60,000, यहां भी 1,60,000, बट वहां पर मैंने 32 करके पे किया। किधर? इन अकाउंटिंग बुक्स 32 40। बट हेयर इन टेक्स्ट बुक्स मैंने कैसे पे किया? मैंने पे किया आई हैव पे, अच्छा अकाउंटिंग बुक्स में मैंने पे किया 30 40, बट इन टेक्स्ट बुक्स आई हैव पेड 32। सो आई हैव एडजस्टेड इन द लास्ट ईयर कि भाई मैंने जो ज्यादा पे किया इतने सालों से, है ना, वो अमाउंट हम वहां पे एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, आप समझ रहे हैं? मतलब मेरा एक्सपेंस बनता था 30 40, बट मैंने पे किया एज पर टेक्स्ट बुक्स 32 क्योंकि मैं ज़्यादा पे कर रहा था। तो टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने कहा भाई मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता आप ऐसा करो एडजस्ट कर लेना, आप टेंशन मत लो, आप 2,000 अमाउंट जो ज़्यादा पे किया ना उसको बुक्स में शो करो डेफर्ड टैक्स एसेट एंड यू कैन एडजस्ट इट। हम उसको एडजस्ट करने के लिए आपको अलाउ कर देंगे, जिस ईयर में आप एडजस्ट करोगे उस ईयर में हम बोलेंगे दैट इज रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। ये बात कहानी है किस्मत की जो मैंने आपको बताई, और कुछ भी नहीं है यार। मोटा मोटी एक आइडिया तो लग गया कि टैक्स क्या है, लगान क्या है, टैक्स टर्म्स क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या है, टैक्स बुक्स क्या है, अकाउंटिंग बुक्स क्या है। बेटे इस लेक्चर को दोबारा देखना तो आपको और समझ आएगा। मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। मतलब ये डिफरेंस जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस हमेशा रहेगा, इट इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस। मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में ये भी बताऊंगा कि देयर आर सम एक्सपेंस विच आर नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स बट दे आर अलाउड एज पर IFRS।
So that tax which we calculate the difference, that is due to permanent difference. But the depreciation which I have just told you, because the rates are different, but we charge total amount of depreciation. So depreciation की वजह से जो टैक्स में डिफरेंस आया है वो टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस नहीं है. अभी तक मैंने कोई एग्जांपल आपको परमानेंट डिफरेंस का बताया भी नहीं है, बताऊंगा. ठीक है जी. तो आगे देख लें, आगे कुछ लिखा है. बस बेटे ये यहाँ तक कि आज के लेक्चर में हमने समझना है. वैसे मैंने इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी एक हैंड रिटन स्लाइड बनाई है, अगर आप लिखेंगे तो मुझे तो अच्छा ही लगना है बेटे. क्या बताऊँ, आपसे प्यार है, मैं क्या बताऊँ. Friends, in case study, we compare accounting books, textbooks. We will observe amount of tax is same over a period of 5 years. That is 1,60,000. मैंने आपसे ये कहा कि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो टेक्स्ट बुक्स में भी आपने 5 साल में 1,60,000 पे किए और अकाउंट्स बुक्स में भी 1,60,000 ही पे किए, बट हाँ अलग अलग तरह से दिए. इट मीन्स इनकम टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम टैक्स पेड ओवर 5 years. ठीक है सर. फिर मैंने लिखा द ओनली डिफरेंस वॉज ऑफ टाइमिंग. समय के हिसाब से आपने अलग अलग पे किए, लेकिन टोटल 1,60,000 ही पे किए. इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट इज नेम्ड एज टाइमिंग डिफरेंस और इट इज नेम्ड एज टेम्परेरी डिफरेंस. ठीक है जी. ये बात मैंने आपको लिखी दी आपने. डेप्रिसिएशन चार्ज इज नॉट एट परमानेंट डिफरेंस. आई हैव जस्ट टोल्ड यू एंड आई हैव नॉट गिवन यू एग्जांपल ऑफ एनी परमानेंट डिफरेंस आल्सो. यू नो वी विल सी. इट इज ऑल्सो नॉट अ रूल दैट डेप्रिसिएशन इन अकाउंट बुक्स इज मोर देन डेप्रिसिएशन. ऐसा भी नहीं है कि हर बार डेप्रिसिएशन अकाउंट बुक्स में ज़्यादा होगी और टेक्स्ट बुक्स में कम होगी, ऐसा भी नहीं है. चांस की बात है. मैंने आपको बताया एक एग्जांपल देखिए. अब इसको एज अ रूल मत मानना कि हमेशा ऐसा ही होगा कि अकाउंट्स बुक्स में ज़्यादा आएगी उसमें कम आएगी. नहीं बेटे, इट कैन बी अलग अदर देन दैट. आपको रटना थोड़ी है, कंसेप्ट समझना है. मैंने यहाँ पे लिखा 25 25 25 25 0. अकाउंट्स बुक्स में डेप्रिसिएशन हुई, टैक्स में हुई 20 20 20 20 20. डेप्रिसिएशन का रेट अलग था, उल्टा भी हो सकता है. आपको तो लॉजिक समझना ना यार. As a concept, we can conclude that deferred tax asset and deferred tax liability is created on account of temporary or timing difference. So we will name it as a temporary difference or a timing difference from depreciation point of view. I think आप बात समझ पा रहे हैं. बेटे ये लेक्चर 1 था. मैंने अभी तक लर्निंग आउटकम बड़े सारे कवर कर भी दिए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी. मैंने आपको कहानी बताई. आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा. चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे. मिलते हैं बेटे लेक्चर 2 में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.